वैगनर का महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत, इसको आज हम पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। महाद्वीप और महासागर जिस स्वरूप में आज देखने को मिलते हैं, क्या भूतकाल में भी ऐसा ही कुछ था? यह परिदृश्य वैगनर ने जानने की कोशिश की और अपने इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने इस पर प्रकाश डाला। एल्फ्रेड वैगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायु विद्वान थे, जिन्होंने 1912 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु 1920 में जाकर इसका विवेचन हुआ। सिद्धांत के उद्देश्य वैगनर के सामने मुख्य समस्या जलवायु परिवर्तन की थी। एक ही स्थान पर जलवायु में अनेक परिवर्तन उन्हें देखने को मिले। इसके लिए उन्होंने दो तथ्य प्रस्तुत किए। पहला, यदि स्थल भाग एक जगह स्थिर रहे तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा, और दूसरा, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। सिद्धांत के आधार। वैगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र एवं भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक पिंड के रूप में थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था, जिसे पेंथालासा कहा गया। पेंजिया में तीन परतें थी। सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा में तैर रहा था। आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महाद्वीप और महासागर बने। ये चित्र के अंदर पेंजिया दिया हुआ है। ये पूरा पेंजिया है। इसके अंदर ये वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड है, ऊपर का हिस्सा इसका अंगारा लैंड है, ये बीच में टेथिस महासागर बना, और ये नीला नीला पूरा भाग जो है, ये पूरा नीला भाग आपका पेंथालासा है। सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने जो प्रमाण दिए, वैगनर ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए निम्न प्रमाण प्रस्तुत की। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में भौगोलिक समानता पाई जाती है, अर्थात दोनों तटों को एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। जिस तरीके बच्चों के खिलौने होते हैं जिग्जो पजल वाले, उनको अगर मानचित्र को काट दिया जाए और फिर उनको मिलाने की कोशिश करें, तो ये जो चित्र हमारे को दिख रहा है, इसमें ये अफ्रीका का हिस्सा, ये अफ्रीका का हिस्सा, ये आपका दक्षिण अमेरिका का हिस्सा और उत्तरी अमेरिका का हिस्सा, और ये यूरोप का हिस्सा, ये एक दूसरे में फिट बैठते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से अटलांटिक महासागर की दोनों तटों की भूवैज्ञानिक समानता भी देखने को मिली। इसका ये जो दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट है और अफ्रीका का ये पश्चिमी तट है, इनकी चट्टानों में काफी समानता देखने को। दोनों तटों के पर्वत क्रमों में भी समानता देखने को मिलती है, ऐसा वैगनर ने साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर पाए जाने वाले चट्टानों में जीव अवशेष और वनस्पति अवशेषों में समानता पाई जाती है। ये तभी हो सकता है जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हों। इस प्रकार से ये पूरी ये जो पट्टी देखने को मिल रही है, इस पट्टी के अंदर एक जैसे जीवावशेष देखने को मिले। ऐसे ही ये वाली जो पट्टी है, इसके अंदर एक जैसे जीवावशेष देखने को मिले। स्कैंडिनेविया में लेमिंग नामक जंतु अधिक संख्या होने पर पश्चिम की ओर भागते हैं और सागर में जलमग्न हो जाते हैं। प्रमाणित होता है कि भूतकाल में स्थल भाग एक थे तो यह पश्चिम की ओर जाया करते थे। स्कैंडिनेविया फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन वाला हिस्सा है, और इसमें एक चूहे जैसी प्रजाति जिसको लेमिंग कहते हैं पाई जाती है, जिनमें जनसंख्या अधिक होने पर वो भोजन की तलाश में पश्चिम की ओर भागते हैं। वैगनर का कहना था कि भूतकाल में ग्रीनलैंड इन स्कैंडिनेविया देश से मिला हुआ था, इसलिए ये जो जंतु है इसमें भागने की प्रवृत्ति थी और ये ग्रीनलैंड की ओर भाग जाते थे। लेकिन वर्तमान में ग्रीनलैंड सरक चुका है वहां से दूर, और अब ये पश्चिम की जब भागते हैं तो ये सागर में गिरकर जलमग्न हो जाते हैं। भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर भी यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड 20 मीटर प्रति वर्ष पश्चिम की ओर सरक रहा है, परंतु 1930 के बाद ऐसे कोई प्रमाण नहीं देखने को मिल रहे। कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव है जबकि सभी स्थल भाग एक रहे हों।
ये आप देखिए, दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा, ये आपका दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिणी भारत और ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये तभी इनमें एक जैसे हिमानीकरण के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं जब ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहा हो। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि सभी स्थलभाग एक दूसरे से जुड़े थे। ये कि इस चित्र के अंदर देखने को मिल रहा है, ये ग्लोसोप्टेरिस वाला पट्टी है, ये इन सभी महाद्वीपों में एक समान इसके अवशेष हमें जीव के देखने को मिल रहे हैं, इस जीवाश्म इसके देखने को मिलते हैं। प्रवाह संबंधी बल के संबंध में वैगनर ने कहा कि महाद्वीपों का दो दिशाओं में प्रसार हुआ, जो दो बलों के कारण संभव हुआ। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ, और पश्चिम दिशा में प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। अभी प्लवनशीलता का बल होता है जो अब हम घरों में देखते हैं, बाल्टी के अंदर पानी भरते हैं, मग्गा उसमें हम डाल के उल्टा मग्गा करके हम दबाते हैं तो हमारे को हाथ में दबाव महसूस होता है, डब्बा उछलकर ऊपर गिरता है, इसे हम प्लवनशीलता का बल कहते हैं। महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह किस प्रकार से हुआ था, ये इस चित्र के अंदर दर्शाया गया है। कार्बोनिफेरस युग में गुरुत्व और प्लवनशीलता के बल के कारण पैंजिया दो भागों में बंट गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, और बीच के भाग में टेथिस सागर का निर्माण हुआ। ये जो बीच का भाग है ये आपका टेथिस सागर है, यह आपका अंगारा लैंड है, नीचे का हिस्सा आपका ये गोंडवाना लैंड है, और ये जो पानी है ये पैंथालासा है। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और ज्वारीय बल के कारण भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका अलग होकर प्रवाहित हो गए, और इसी समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम दिशा में प्रवाहित हुए, जिससे अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। भारत के उत्तर दिशा में प्रवाहित होने से हिंद महासागर का निर्माण हुआ। पैंथालासा में कई दिशाओं से अतिक्रमण होने के कारण संकुचित हो गया वो, और प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। इस प्रकार भूभाग का वर्तमान वितरण प्लायोसीन युग में पूरा हो गया था। वैगनर ने अपनी बात को पर्वत निर्माण के माध्यम से भी बताया। वैगनर ने अपने सिद्धांत के माध्यम से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया है। जब यूरेशिया, अफ्रीका और दक्षिणी भारत भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण टेथिस भूसन्नति में मोड़ पड़ गए, जिससे अल्प्स हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रहे थे तो संपीड़न के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे वलित हो गए, जिससे रॉकीज और एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति। सिद्धांत का मूल्यांकन, क्योंकि चर्चा परिचर्चाएं हुई, वैगनर ने अपना सिद्धांत दिया, इसको खुले मंचों से इसकी चर्चाएं हुई, तो वैगनर की कई बातों पे आलोचनाएं भी हुई। वैगनर का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का समाधान करना था, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं आती गई सिद्धांत बढ़ता गया और वैगनर बीच में कई गलतियां कर बैठे। इनके सिद्धांत में निम्न दोष पाए जाते हैं। वैगनर द्वारा बताया गया बल महाद्वीपीय प्रवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। महाद्वीपों का पश्चिम में प्रवाह तभी हो सकता है जब वर्तमान ज्वारीय बल 90 अरब गुना अधिक रहा हो। यदि इतना बल रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक वर्ष में बंद हो जाता। वैगनर ने जो बल की बात कही थी कि महाद्वीप का जो प्रवाह हुआ वो ज्वारीय बल के कारण हुआ, लेकिन ज्वारीय बल अभी भी ज्वार उठते हैं लेकिन पृथ्वी सरक नहीं रही। तो वैगनर ने कहा कि ये तभी संभव था जब 90 अरब गुना बल रहा हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो पृथ्वी जो अपनी धुरी के ऊपर परिभ्रमण कर रही है उसका परिभ्रमण एक वर्ष में बंद हो गया होता। वैगनर ने परस्पर विरोधी बातें भी बताई अपने सिद्धांत में। पहले उन्होंने कहा सियाल सीमा में बिना किसी रुकावट के तैर रहा था, तो बाद में रुकावट कहाँ से आई कि पर्वतों का निर्माण हो गया, इस पर भी उनकी आलोचना हुई। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के भाग पूरी तरह से मेल नहीं खाते और ना ही भूगर्भिक बनावट सब जगह एक जैसी है। वैगनर ने कहा था कि उनका जो अटलांटिक महासागर के तट हैं वो जिग्स और पजल की तरह
एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। उनको मिलाते हैं तो कहीं तो वो पूर्णतः मिल जाते हैं, कहीं पर उन पे ओवरलैपिंग होती है, इसलिए उनकी तटों की बनावट पूरी तरह से एक जैसी नहीं है। वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा और तिथि के बारे में भी ठीक से प्रकाश नहीं डाला, इस पर भी उनकी आलोचना हुई। लेकिन इन सब बातों के तहत जो वैगनर ने बातें कही थी वो थी बड़े बड़े मोटे तौर पे युगों की बात की थी कि प्लायोसीन युग, कार्बोनिफेरस युग, जुरासिक युग। अब ये युग खुद ही अपने आप में कई मिलियन वर्षों के होते हैं, तो इन युगों से उनकी जो निश्चित समय सीमा थी वो स्पष्ट नहीं होती। लेकिन वैगनर के सिद्धांत के बाद प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने वैगनर ने जो बातें कही थी उसको सच प्रमाणित कर दिया, इसलिए वैगनर के सिद्धांत की प्रामाणिकता आज के युग में मानी जाती है। इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।